में आपका हार्दिक अभिनंदन, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के समक्ष विकास कुमार पांडे रहमान सर की कृपा से आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पॉलिटी विषय को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के शुभ अवसर पर भारतीय राज्य व्यवस्था का पाठ्यक्रम शुरू कर रहा हूं। ये रहा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या पॉलिटी। इसमें हम पाएंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। एक कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। पहला, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है, इससे अवगत करवा रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से अवगत करा रहा हूं। इसको बांटेंगे तो दो खंड में बांटते हैं। एक को बांटते हैं तो कंपनी के अंतर्गत कंपनी हेतु पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज कंपनी हेतु पारित एक्ट या अधिनियम, और दूसरे में बांटते हैं तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम के तहत पारित अधिनियम, पारित एक्ट या अधिनियम। इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय में हम पाएंगे कि कंपनी हेतु पारित अधिनियम, आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आया पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आता है चार्टर एक्ट 1793, फिर आता है चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और अंतिम में आता है चार्टर एक्ट 1853। इसी से अवगत करवा रहे हैं। और पहला कंपनी के अधीन पारित अधिनियम में पहला आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको हिंदी में कहते हैं नियामक अधिनियम। 1773। नियामक अधिनियम 1773 में के अंतर्गत मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन था और इसका बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आप जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और वही बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर इसके अंतर्गत पहला हो जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आप जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव था।
जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आता है, और वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। इसका बंगाल का गवर्नर उस समय था रॉबर्ट क्लाइव, और ये बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय बना दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात बंगाल का गवर्नर उस समय था रॉबर्ट क्लाइव जिसका प्रधान, और ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। फिर आते हैं तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसी के अंतर्गत फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आपसे बार बार परीक्षा में यह जिक्र करता है, क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में की गई। याद कर लीजिएगा, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में की गई। क्लियर? 1774 में की गई। और इसके पहले चीफ जस्टिस, कलकत्ता में जब स्थापना की गई तो इसके पहले चीफ जस्टिस फर्स्ट चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा 1774 में कोलकाता में स्थापित की गई, और इसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे बने। आगे बढ़ेंगे तो इसी के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर लिख लीजिएगा, तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों को, जितने भी स्टाफ थे उस समय, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। याद कर लीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, अगला रो में आते हैं तो हम लिखेंगे कि बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। मुंबई प्रेसिडेंसी या बंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। तो अब तक हमने सीखा कि
भारत का संवैधानिक विकास अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे कैसे हुआ। पहला होता है कंपनी हेतु पारित अधिनियम के द्वारा, कंपनी अपना नियम पारित किया उसके अधीन। और दूसरा पाते हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, दोनों अधिनियम के द्वारा यह पारित हुआ भारत का संवैधानिक विकास। फिर तो इसमें पहला आता है कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसको नियामक अधिनियम 1773 कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन हिंदी नाम होता है नियामक अधिनियम 1773। नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत अब तक हमने पाया और पढ़ा कि पहला मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। अर्थात 1773 के पहले ये तीन प्रेसिडेंसी अलग अलग थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तीनों अलग अलग थे। लेकिन नियामक अधिनियम आने के बाद ये तीनों प्रेसिडेंसी को एक नाम कर दिया गया और इसका नाम पड़ गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इसी के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम बना है वारेन हेस्टिंग्स, याद कर लें। फिर बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय कौन सा था, तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय पहला उच्चतम न्यायालय था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में बनाया गया। इसके प्रथम सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे बने थे। फिर इसी के अंतर्गत आता है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों को उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया, अर्थात ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होता है और दूसरे एक्ट के पास पहुंचते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आते हैं। दूसरा आते हैं तो पाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके अंतर्गत अब तक आप लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का, भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम से परिचित हुए, जिसके अंतर्गत कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, जिसके अंतर्गत मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। अर्थात उस समय तीन प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, और तीनों समाहित होकर करके एकमात्र प्रेसिडेंसी हो गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी। दूसरा बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय बंगाल का गवर्नर प्रथम रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि गवर्नर जनरल अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तीसरा पढ़े हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में हुई, जिसके प्रथम चीफ जस्टिस बने सर एलिजा एम्पे, और प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 कलकत्ता में हुई। फिर आगे बढ़ते हैं तो कंपनियों के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब तक इतना दिक्कत
नहीं होगा। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत आते हैं तो पाते हैं कि कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति पूछा जाता है बार बार कि पिट्स किसकी देन है। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति किसके अंतर्गत आई, तो 1784 के अंतर्गत। दूसरा, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया किसके अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तीसरा अगर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक, कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया, कार्यों को पृथक किया गया, कार्यों को पृथक किया गया, कार्यों को पृथक किया गया, अलग अलग किया गया कि अर्थात राजनीतिक कार्य अलग होंगे, व्यापारिक कार्य अलग होंगे। तीसरा अगर बढ़ते हैं तो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 दो अब तक जान चुके। तीसरा में पढ़ते हैं तो पाते हैं, तीसरा में आते हैं, दो पढ़ लिए, पहला पढ़ लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पढ़ लिए पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट 1784 और तीसरा में पाते हैं तो चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए, अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। याद कर लीजिएगा, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अर्थात 1793 का एक्ट अब 20 वर्षों के लिए बाद आएगा। अर्थात 1793 में 20 जोड़ेंगे तो 1793 10 3 और 10 13, अर्थात अगला चार्टर एक्ट जब भी बनेगा तो 1813 में बनेगा। 1813 अगला चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। इसमें पहली बार, यही क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा कि प्रथम बार शिक्षा पर खर्च भारतीयों पर, पहली बार भारतीयों पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया। बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली बार भारतीयों के ऊपर शिक्षा पर 1 लाख रुपया, शिक्षा पर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया का प्रावधान, खर्च का प्रावधान। पहली बार भारतीयों के ऊपर शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांठ बांध करके याद कर लीजिएगा। प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 के तहत
चार्टर एक्ट 1813 के तहत पहली बार शिक्षा पर भारतीयों के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया। इसी के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को कुछ छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को 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 छूट दी गई और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, चाय और चीन के व्यापार को, चाय और चीन को छोड़कर। तीसरा लिख लीजिएगा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर ईसाई मिशनरियों को ये छूट दिया गया। पहली बार भारतीयों को पूछेगा कि पहली बार भारतीयों के ऊपर शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, तो कब किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के अधीन किया गया। दूसरा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, कब? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। तीसरा, ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई और प्रत्येक कहा गया कि 20-20 साल पर आएगा, तो चार्टर एक्ट 1813 आया। अगला चार्टर एक्ट 1833 आएगा। अगला चार्टर एक्ट 1833 आएगा। अगला चार्टर एक्ट 1833 आ रहा है। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। अगला चार्टर एक्ट 1833, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए गए। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए गए। सभी वाणिज्यिक, कॉमर्शियल वाणिज्यिक अधिकार समाप्त। वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए गए। सब कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त। वाणिज्यिक अधिकार समाप्त। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान, राजनीतिक पॉलिटी वाला काम कीजिए, कार्य करने का प्रावधान दिया गया। करने का प्रावधान। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। फिर आते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। इसी के अंतर्गत कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया। कानून बनाने के लिए, और लिख लीजिएगा, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, विधि सदस्य को चुना गया। विधि सदस्य को
चुना गया गवर्नर जनरल की परिषद में कानून बनाने के लिए। अर्थात अब एक राइटर की जरूरत हो गई कानून बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत प्रथम विधि सदस्य बनाया गया मैकाले को। बार बार पूछता है प्रथम विधि कानूनी सदस्य किसे बनाया गया और किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत का प्रथम विधि सदस्य मैकाले जी को बनाया गया। और अंतिम में आते हैं तो चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट 1853 जो कि कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम का चार्टर एक्ट 1853 अंतिम अधिनियम होगा, जिसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सर्वेंट की भर्ती रिक्रूटमेंट या एवं चयन सिलेक्शन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बार बार बीच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अर्थात किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों की भर्ती या चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? चार्टर एक्ट 1853। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अब मेंबर की संख्या कम हो गए और विधायी शक्तियों का कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियों का कार्यपालिका शक्तियों से पृथक्करण, विधायी शक्तियों का कार्यपालिका शक्तियों से पृथक्करण कर दिया गया। कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। शक्तियों से अलग कर दिया गया। एक बार रिवाइज कर लेंगे, अलग कर दिया गया। अब तक मैंने पढ़ाया भारतीय राजव्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत बताया पहला कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है, अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे कैसे आगे बढ़ा। इसके अंतर्गत पाए कि कंपनी हेतु पारित अधिनियम, एक्ट्स पास्ड ऑफ कंपनी 1773 से लेकर 1853। अब तक पढ़ा मैंने 1773 से लेकर 1853। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट आता है 1793, फिर चार्टर एक्ट 20-20 साल के लिए कर दिया गया, चार्टर एक्ट 1813, फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 और अंतिम में आता है चार्टर एक्ट 1853। इसके अंतर्गत पहला कंपनी हेतु पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, दोनों का बंटवारा कर करके पहले अध्याय में बताए कि कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम में कौन कौन सा एक्ट आया। जिसके अंतर्गत पहला आया आपको बता दिए रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं नियामक अधिनियम 1773। इसके अंतर्गत बताया मैंने कि मद्रास, बंबई और कलकत्ता उस 1773 से पहले तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थे, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तीनों को समाहित कर करके एकमात्र एक्ट बना दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में की गई और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कलकत्ता में। और इसके प्रथम न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा एम्पे। और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का गवर्नर का प्रधान उस समय था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। दूसरा एक्ट में पाए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बताए कि कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति आई। दूसरा आई सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसी में आते हैं तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया। फिर आते हैं तो तीसरा पाते हैं कि चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, अर्थात 20-20 साल के लिए अब नया एक्ट बनेंगे, 20-20 साल पर एक्ट नया बनेंगे, जिसके अंतर्गत चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें सबसे पहली बार प्रमुख इंपॉर्टेंट कि प्रथम बार शिक्षा पर खर्च किया गया भारतीयों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अब तक नहीं आया था भारतीयों की शिक्षा पर 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं, अब आ गया 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया। फिर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर फिर ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। और अगला आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत पाते हैं कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के जितने भी कॉमर्शियल राइट थे उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक पॉलिटिक्स वाला काम करेंगे और वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, जिसके पहले सदस्य, कानूनी सदस्य प्रथम लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और उसी के अंतर्गत अगला एक्ट आता है 20 वर्षा एक्ट, चार्टर एक्ट 1853, जिसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 सदस्य का मनोनीत कर दिया गया। अब आते हैं तो पाते हैं पहला यही था कि कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। अब दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, ताज के तहत, ब्रिटिश ताज के तहत पारित अधिनियम, पारित एक्ट। ताज के, ब्रिटिश ताज के तहत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम में पहला भारत शासन अधिनियम 1858। पहला में पाते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। कंपनी से छीनकर अब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत का शासन, भारत का शासन, भारत का शासन, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया कंपनी से छीनकर। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन,
ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। कैसे? कंपनी से छीनकर। कंपनी से छीनकर। अब तक कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन कंपनी से छीनकर भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, जिसके प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। फिर भारत सचिव पद का सृजन किया गया। 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 भारत सचिव पद का सृजन किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं भारत सचिव अब बनाए गए। किनके जगह पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह अब भारत में भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया। अब आगे पढ़ते हैं तो दूसरे में आते हैं भारत परिषद अधिनियम। भारत, अब तक में हम पढ़े भारत शासन अधिनियम में कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। कंपनी से छीन कर करके अब भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, क्राउन को दे दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, जिसके पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। और तीसरे में आते हैं तो भारत सचिव, एक नया पद का सृजन किया गया, किसको हटा करके? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जगह पर अब भारत सचिव का पद सृजन किया गया। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। दूसरे पाते हैं तो हम आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको अंग्रेजी में कहें तो पाएंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858। दूसरा आते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें पहला आता है विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा की स्थापना की गई और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कब? 6 माह पर। अध्यादेश 6 माह, इसको याद कर लीजिएगा। ऑर्डिनेंस 6 माह के लिए दी गई। और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। अब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया।
भारतीयों को भी शामिल किया गया, शामिल किया गया। पहला पाए कि भारत का संवैधानिक विकास, फिर से एकदम कंटिन्यूटी याद कर लेना है, छूटना नहीं चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के इंडियन पॉलिटी के पहले लेक्चर में हम पाते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कंपनी हेतु पारित अधिनियम के द्वारा, और दूसरा ब्रिटिश ताज के हेतु पारित अधिनियम के द्वारा, जिसमें कंपनी के अधीन पारित अधिनियम में पहला पाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंबई और कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसी थे, तीनों को समाहित करके मात्र एकमात्र प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना दिया गया। इस सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कर दी गई, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर प्रधान रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। फिर कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों को उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत आते हैं और पाते हैं कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति आई और सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई। नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। चार्टर एक्ट अगला आते हैं, चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी के अधिकारों को लगातार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। फिर चार्टर एक्ट 1813 में आते हैं तो पाते हैं कि पहली बार शिक्षा पर खर्च भारतीयों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। फिर आते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट में कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का अधिकार मिला, प्रावधान हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया, जिसके प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। अगले में आते हैं तो चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 सदस्य को मनोनीत कर दिया गया। दूसरा ये हो गया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। दूसरा आते हैं तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम में पहला बता दिए भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, कंपनी से छीन करके। दूसरा, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, जिसके पहले वायसराय लॉर्ड काउंट कैनिंग को बनाया गया और नया भारत सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के स्थान पर। फिर आते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसकी चर्चा अभी किए हैं, जिसमें पहला होता है कि विधानसभा की स्थापना, पहली बार पूछेगा कि विधानसभा की स्थापना कब की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। फिर वायसराय से अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति इनको मिली 6 माह के लिए और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों को जो मेंबर थे उनको शामिल किया गया। भारत परिषद अगला आते हैं तो पाते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत आते हैं तो पाते हैं कि भारत परिषद अधिनियम, आगे भारत परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें सबसे पहला होता है
निर्वाचन पद्धति, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत निर्वाचन पद्धति, इलेक्ट्रल सिस्टम, निर्वाचन पद्धति का आरंभ। निर्वाचन पद्धति का आरंभ, निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। फिर प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कैसे प्रश्न? पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार को छोड़कर, पूरक प्रश्न एवं मताधिकार के प्रश्न को छोड़कर, मताधिकार के प्रश्न को छोड़कर। फिर केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या किया गया? तो पहला निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार। कैसा प्रश्न? तो पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार के प्रश्न को छोड़कर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और केंद्रीय विधान परिषद को भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला एक्ट आते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद इंडियन काउंसिल, भारत परिषद एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। किस अधिनियम को, किस परिषद को? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार इसी में आ जाता है कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व, भारतीयों को विधि निर्माण, भारतीयों को विधि निर्माण, भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व, विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व किया गया, प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व किया गया, शामिल किया गया, प्रतिनिधित्वता स्वीकार की गई, प्रतिनिधित्व किया गया। भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में, भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व किया गया। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम बार भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया गया, परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। और आप जानते हैं कि पहला भारतीय शामिल होने वाले शामिल किया गया और
पहला बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। और ऐसा होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, अर्थात मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो अब तक इतना पढ़े कि भारत ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 को मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में शामिल किया जाता है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया जाता है। जो शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यही इसको कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम। अगले दिन में आएंगे तो हम भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1935 की चर्चा करेंगे। अब तक विदा लेते हैं। थैंक यू।